विद्यार्थियों, हमने आपके लिए बताया था कि जो ऑक्शन होता है, ऑक्शन से संबंधित विभिन्न प्रयोग अलग अलग वैज्ञानिकों ने किए थे। अब हमने आपके लिए बताया था कि 1881 में चार्ल्स डार्विन ने बताया था कि अगर हम कैनेरी घास के प्रांकुर चूल को एक दिशीय प्रकाश देते हैं तो वो प्रकाश की दिशा में क्या है, वक्रता दर्शाता है प्रांकुर चूल। क्यों? क्योंकि क्योंकि सीड्स, और इन्होंने एक बात बताई थी कि सीड्स पर वृद्धि नियंत्रक पदार्थ संश्लेषित होते हैं और आधार की ओर उनका गमन होता है। तो इन्होंने केवल इतना बताया था कि कोई पदार्थ सीड्स पर संश्लेषित होता है और आधार की ओर उसका क्या होता है, गमन होता है। ऐसा कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो प्रांकुर चूल है उसे एक दिशीय प्रकाश दिया था और प्रकाश की दिशा में उनकी वक्रता दर्शाई गई थी। कारण बताया था कि कुछ पदार्थ सीड्स पर संश्लेषित होते हैं और नीचे की ओर प्रवाह करते हैं। लेकिन पीटर पायसन जेनसन ने बताया था कि यदि हम जो सीड्स है उसे हटा दें तो निश्चित रूप से प्रकाश के प्रति जो वक्रता दर्शाई जा रही थी वो समाप्त हो जाती है। अब हम ऐसा करते हैं, एक दूसरे प्रयोग में बायसन जेनसन ने बताया था कि अगर हम प्रकाश की दिशा में माइका मतलब अभ्रक की प्लेट लगा दें प्रकाश की दिशा में कोलेप्टाइल में, तो निश्चित रूप से उसमें वक्रता होगी। और अगर हम प्रकाश की विपरीत दिशा में माइका की प्लेट लगा दें तो उसमें वक्रता नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने बताया था कि जो ऑक्शन है, जो वृद्धि नियंत्रक पदार्थ है, वो वास्तव में प्रकाश के विपरीत दिशा में गमन करता है। क्योंकि प्रकाश के विपरीत दिशा का पॉइंट ये है, और यहाँ से जैसे ही गमन करेगा, प्रकाश इधर से ये माइका की प्लेट है और यहाँ ये विपरीत दिशा है, तो यहाँ से विपरीत दिशा अर्थात छाया में भाग से वो क्या करेगा, नीचे की ओर गमन करेगा। लेकिन यहाँ तो छाया में भाग की ओर ही क्या है, माइका की प्लेट लगा दी है। इसका मतलब है प्रकाश इधर से है तो प्रकाश की विपरीत दिशा से ही तो गमन करेगा। तो कहने का मतलब यह है माइका की प्लेट उसी छाया में भाग में लगा दी है जहाँ से उसका गमन होगा, तो वो गमन नहीं कर पाता है नीचे की ओर गमन नहीं कर पाता है, तो निश्चित रूप से वृद्धि नहीं होगी और वक्रता नहीं दर्शाई जाएगी जब हम छाया में भाग की ओर माइका की प्लेट को लगाते हैं। अब एक तीसरे वैज्ञानिक थे आर्पर्ट पॉल 1919। इन्होंने बताया था कि यहाँ पे वक्रता के लिए प्रकाश देना आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब एक दिशीय प्रकाश कोलेप्टाइल को या प्रांकुर चूल को देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? इन्होंने बताया था कि अगर हम ऐसा करें कि जो सीड्स है, सीड्स भाग को हम असममित रूप से कटे हुए भाग, कहने का मतलब प्रांकुर चूल का जो भाग है उसे अगर हम सीड्स को काट दें और असममित रूप से रख दें, असममित रूप से रखेंगे तो ध्यान रखिए जो भी गमन होगा वो केवल उधर वहां से होगा जहां केवल सीड्स भाग रखा हुआ है उस पर। तो ऑक्सीजन केवल इसी दिशा में जाएगा, इस दिशा में नहीं जाएगा। तो वृद्धि इधर से होगी, यहाँ ज्यादा होगी वृद्धि, तो इधर की ओर मुड़ जाएगा वो। देखो दूसरे प्रयोग में यहाँ वृद्धि ज्यादा हुई है तो ये मुड़ गया है। तो इसका मतलब है, उन्होंने बताया था कि प्रकाश की वक्रता के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो अंधेरे में भी मुड़ सकता है। अगर ऐसा हो कि अगर हम उसे काटकर असममित रूप से रख दें तो असममित रूप से असमान वृद्धि होगी और असमान वृद्धि के कारण वो मुड़ जाता है। लेकिन एक वेंट नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि अगर हम ऐसा करें, एगार प्लेट है, कहने का मतलब है अगर हम इस सीड्स को काटकर एगार के एक प्लेट पर रख दें, इस प्लेट पर रखने के बाद 1 घंटे रखें और इस तरीके से रखे रहने दें और बाद में इसके छोटे छोटे बराबर चौकोर भाग काट लें। अब काटने के बाद 1 घंटे के बाद क्या होगा, इस सीड्स में जो ऑक्सीजन होगा वो इस एगार प्लेट में क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। प्रवेश करने के बाद इन एगार खंडों में जब इनको टुकड़े करेंगे हम 1 घंटे के बाद, तो निश्चित रूप से इनमें क्या है, ऑक्सीजन पाया जाएगा। अब उन्हें अब असममित रूप से मतलब इसी प्रकार से रखें तो ध्यान रखिए इसी प्रकार से वक्रता आएगी। और यहाँ अंधेरे की बात नहीं है, वो केवल इतना बता रहे थे वेंट कि अगर हम एगार प्लेट के इन खंडों को इसी तरीके से असममित तरीके से रख दें तो जो वृद्धि है वो वृद्धि दर्शाई जाएगी। कहने का मतलब वो वृद्धि इसी तरीके से होगी और वक्रता भी आएगी। तो जैसे मान लो प्रारंभिक स्थिति में वो बिल्कुल सीधा था और वक्रता के समय तो इनके मध्य कोण बनेगा एक इस तरीके से।
ये तो यहाँ पे जो अल्फा कोण बना है ये वास्तव में किसकी वजह से बना है, वक्रता की वजह से बना है। तो उन्होंने बताया था कि अगर हम एगार प्लेट पर जो कि 5% एगार उसमें पाया जाता है और सीड्स को रख दें, कोलेप्टाइल के सीड्स को रख दें, तो सीड्स से ऑक्सीजन उस एगार प्लेट में प्रवेश कर जाता है और 1 घंटे तक उसे रखे रहते दें और बाद में उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। उन टुकड़ों को अगर हम कटे हुए सीड्स विहीन किस पर रखें, प्रांकुर चोल पर रखें, तो वृद्धि दर्शाई जाती है, अर्थात वृद्धि पुनः स्थापित हो जाती है। अगर हम ऐसा करें कि मान लो कोई एगार प्लेट ऐसी है जिसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, अलग से ले लिया, तो उसे अगर रखते हैं तो वृद्धि इस तरीके की नहीं होती है। तो इसका मतलब है, उन्होंने बताया था कि जो एगार प्लेट जो सीड्स था जिस पर हमने एगार प्लेट को रखा था उससे ऑक्सीजन नीचे की ओर गमन कर जाता है, नीचे की ओर गमन करने से उसमें ऑक्सीजन आ जाता है और ऑक्सीजन का वही प्रभाव होता है जो कि सीड्स का प्रभाव होता है। और उन्होंने इन वृद्धि नियंत्रक पदार्थों को ऑक्सीजन का नाम दिया था। तो ध्यान रखनी है 1926 में बेंट नामक वैज्ञानिक ने जो ऑक्सीजन नाम दिया था। तो ये केवल यहाँ पे इतना अंतर था कि यहाँ केवल एगार प्लेट पर उन्होंने सीड्स को रख दिया था, ये सीड कटा हुआ सीड्स है और ये सीड्स और जो भी कोलेप्टाइल बचता है उस पर हम क्या करते हैं, इन फ्रेमों को रख देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को, वही प्रभाव दर्शाया जाता है। तो इनके मध्य प्रारंभिक स्थिति में सीधा रहेगा और बाद में वो मुड़ जाएगा तो अल्फा कोण बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि सीड्स में कुछ वृद्धि नियंत्रक पदार्थ होते हैं जो वृद्धि को पुनः स्थापित कर देते हैं। उन पदार्थों को उन्होंने क्या नाम दिया था, ऑक्सीजन नाम दिया था, जो कि एगार प्लेट में 1 घंटे रखने के बाद प्रवेश कर जाते हैं। तो बच्चों आपने पढ़ा ऑक्सीजन के निर्माण से संबंधित, ऑक्सीजन की एक तरीके से कि ऑक्सीजन प्रकाश के प्रति व्यवहार क्या दर्शाता है, ऑक्सीजन एक तरीके से अंधेरे में बिना प्रकाश के असममित रूप से रखने से सीड्स को क्या प्रभाव दर्शाता है, और एक ये कि एगार प्लेट के साथ प्रयोग करने पर क्या प्रभाव दर्शाता है। तो ये आपने विभिन्न प्रभाव ऑक्सीजन के साथ और सीड्सों के साथ और प्रकाश के साथ देखे। ध्यान रखनी है केवल इन 2 प्रयोगों में, चार्ल्स डार्विन वाले में और पीटर वाइल्सन जेनसन में, यहाँ प्रकाश का प्रयोग किया गया है, बाकी ये प्रयोगों में नहीं किया गया है प्रकाश का प्रयोग। वक्रता केवल असमान वृद्धि के कारण होती है। आप जानते हैं ऑक्सीजन जिधर से गमन करेगा निश्चित रूप से वहाँ पर वृद्धि तीव्र होगी, क्योंकि ऑक्सीजन कोश का विभाजन को क्या करता है, तीव्र करता है। तो बच्चों इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।